हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 इंडियन पॉलिटी का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनियन के बारे में, यानी कि भाग 5 संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम लोग बेटा पढ़ेंगे किसके बारे में, दी एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, CAG, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। इसके अलावा बेटा सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लेक्चर होने वाला है, काफ़ी बड़ा लेक्चर होने वाला है, मैराथन क्लास की तरह। तो फटाफट स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। और जो लोग भी इस चैनल पे बिल्कुल नए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर वगैरह करना ना भूलें। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 5 में ही क्या है बेटा, पार्ट 5 में ही है यूनियन। यूनियन यानी कि संघ। ये जो है आपका पार्ट 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाग 5 यूनियन यानी कि संघ। ठीक है। इसको बेसिकली जो है हम लोग 3 हिस्सों में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, 3 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे बेटा। एक तो पढ़ेंगे हम लोग जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। कार्यपालिका। और दूसरा जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या बेटा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। विधायिका। इसके अलावा जो है तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, जुडिशरी। जुडिशरी या जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका। ठीक है। तो ये जो है 3 चीजें हम लोग करने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव की अगर बेटा बात करें तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक की। आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक जो है इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसमें बेटा आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक पढ़ने वाले हैं। और इसमें बेटा आर्टिकल 124 से लेकर 146 तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यानी कि मोटा मोटी क्या है, तो इसमें हम लोग बेसिकली जो है पढ़ते हैं आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 146 तक की जो है पढ़ते हैं इसमें। ठीक है। इसमें आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 146 तक जो है हम लोग स्टडी करते हैं। पहले हम लोग लाइन से ही जो है लेके चलेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग उसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले किसके बारे में, तो प्रेसिडेंट के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में बेटा, प्रेसिडेंट के बारे में। और प्रेसिडेंट आपका आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक की हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा बेटा दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। देखो बेटा सबसे बड़ा अगर कोई भाग है, कोई पार्ट है, तो पार्ट 5 और पार्ट 6 है ना। पार्ट 6 से भी पार्ट 5 बड़ा है, सबसे बड़ा। ठीक है। तो इसको अगर आप लोग ने समझ लिया तो आपके 70% क्वेश्चंस का समाधान आपके आर्टिकल पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक हो जाता है। बाकी के जो 30% क्वेश्चन आते हैं वो आगे से आते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग को पढ़ना है आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक पढ़ना है। इसके अलावा बेटा इसी में हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसी में जो है हम लोग स्टडी करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। ये बेटा प्राइम मिनिस्टर को ही क्या कहते हैं हम लोग बेटा, तो प्रधानमंत्री कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही जो है उनके मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं बेटा आर्टिकल 74 एंड 75 में। ठीक है। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में। और पांचवा जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं बेटा, वो पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी
जनरल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल में ही जो है को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं, महान्यायवादी, महान्यायवादी कहते हैं, जो कि आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 76 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एक एक करके जो है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालोगे बेटा आप लोग प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये जिसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, ठीक है, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक बेटा? तो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक की जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है। आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक की हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा प्रेसिडेंट की बात अगर करें हम आप लोगों से, तो प्रेसिडेंट ये पद कहाँ से आया है? तो बेटा हम लोगों के देश में आए थे कौन बेटा? ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स में ही सबसे पहला फर्स्ट गवर्नर जो बनता है बेटा, गवर्नर ऑफ बंगाल, वो बनता है कौन? वो बनता है रॉबर्ट क्लाइव। थोड़ा सा पीछे से लेके चल रहे हैं आप लोग को, रॉबर्ट क्लाइव बनता है। इसके बाद बेटा गवर्नर ऑफ बंगाल की पावर को बढ़ा के क्या बना दिया जाता है? उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग बनता है। ठीक है, इसके बाद बेटा इसकी पावर्स को और बढ़ाया जाता है और इसे बना दिया जाता है क्या बेटा? तो इसे दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ओवरऑल इंडिया के ही पूरे पार्ट में जो है इनकी बागडोर आ जाती है। फिर बेटा टिल आपका 1857 तक तो यही पोस्ट रहती है, लेकिन 1857 में क्या होती है? क्रांति होती है, और उसके बाद 1858 में विक्टोरिया जो है रूल लग जाता है, और इन्हीं की पावर्स को बढ़ा के अब जो है इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इन्हें वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया टिल 1947 तक चलता है, और इसी की पद को बदल के फिर जो है क्या किया जाता है? फिर कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। वाइसरॉय बेसिकली जो है जो महारानी विक्टोरिया के रिप्रेजेंटेटिव आया करते थे, ठीक है, उन्हीं को जो है हम लोग वाइसरॉय कहते हैं। ठीक है, अगर आपको गवर्नर ऑफ बंगाल पता है, गवर्नर जनरल ऑफ पता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पता है, तो वाइसरॉय भी वही है, बस खाली नाम बदला हुआ है, कुछ पावर्स जो है इनके पास ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, जैसे ये लोग टेम्परेरी कानून पारित कर सकते थे देश में। ठीक है, इसके बाद बेटा जी 1947 सर। तक की वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहता है, और फिर जो है आगे चल के जब हमारा देश आजाद हो जाता है तो इसी पोस्ट को बदल के क्या कर दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फिर फाइनली बेटा इन 1950 1950 में क्या होता है? 1950 में इस पोस्ट को खत्म किया जाता है, और इसी पोस्ट को बदल के क्या कर दिया जाता है बेटा? प्रेसिडेंट कर दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति कर दिया जाता है। और हमारे जो पहले राष्ट्रपति बनते हैं बेटा, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बनते हैं, उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हमारे पहले जो है राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये प्रेसिडेंट का पद कहाँ से आया। ठीक है, चलिए। ओके, क्या कहता है बेटा प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट क्या होता है? तो लिखेंगे बेटा, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, द प्रेसिडेंट
is the head of इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट का ही बेटा ये क्या है, ये हेड कहलाता है, ठीक है ना। और इसी को जो है क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भारत का पहला नागरिक कहलाता है। एंड एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ एंड एक्ट्स एज अ सिंबल ऑफ and acts as a symbol of unity, comma, integrity and solidarity of nation। ठीक है। कानून के तौर पे अगर देखा जाए बेटा तो सबसे बड़ा पद कौन सा है, राष्ट्रपति है, ठीक है ना। आर्टिकल शुरू करते हैं बेटा इसके लिखना। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 ये कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये कहता है। और ये जो आपका पोस्ट है ये कहां से लिया गया है, तो पोस्ट टेकन फ्रॉम यूएसए। कहां से लिया गया है बेटा, तो यूएसए से जो है ये पोस्ट लिया गया है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को जो है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन कहते हैं, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। तो संघ का बेटा, संघ के कार्यपालिका का हेड कौन कहलाता है, यही कहलाता है, ठीक है। संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष ये कहलाता है, आर्टिकल 52 ये कहता है। चलिए ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम लोग पॉलिटी वे में जो है इसको लिखें तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिज्यूर हेड, डिज्यूर हेड ऑफ यूनियन। डिज्यूर हेड ऑफ यूनियन ये कहलाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को कहते हैं डिज्यूर हेड। डिज्यूर हेड का मतलब क्या है, विधि के हिसाब से ना, विधि के तहत अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ी पोजीशन कौन है, प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर रियल की बात करें, वास्तविक पद की बात करें, तो सबसे बड़ा पद होता है प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए से प्रेसिडेंट को ही जो है कहा जाता है कि ये बड़ा है, लेकिन सारे जो है काम और सुर्खियों में कौन रहते हैं हमेशा, तो प्राइम मिनिस्टर ही रहता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए डिज्यूर हेड कौन कहलाता है, प्रेसिडेंट कहलाता है। डिफैक्टो हेड कौन कहलाता है, फैक्टो बोले तो वास्तविक, तो वो कहलाता है पीएम, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और आर्टिकल 53 पे आएंगे। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। आर्टिकल 53, और आर्टिकल 53 क्या कहता है, ऑल द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ऑल द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, all the powers of executive of union vests in the president of India, in the president of India। तो इंडिया के ही प्रेसिडेंट में जितनी भी एग्जीक्यूटिव की पावर होगी वो जो है आपकी वेस्ट करेगी
इन्हीं के नाम पर चलाई जाएगी। ठीक है, जितने भी कार्य होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, रन बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, रन बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ही नाम पर जो है ये चलाई जाती है। ये जो है आपका आर्टिकल 53 कहता है। ठीक है ना, आते हैं बेटा आर्टिकल 54 पे। और आर्टिकल 54 क्या कहता है, तो यही बताता है बेटा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, या राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जो है ये बताता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जो है ये बताता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है बेटा, ये डायरेक्टली जो है इलेक्ट नहीं होता है लोगों से, बट इसके लिए एक अलग जो है इलेक्टोरल कॉलेज होता है। लिखेंगे बेटा, द प्रेसिडेंट is elected not directly by the people, the president is elected not directly by the people of India, directly by people, but by members of, but by members of इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के द्वारा जो है ये नियुक्त किया जाता है। निर्वाचक मंडल के जो भी आपके सदस्य होते हैं, है ना, उनके द्वारा जो है इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो कैसे क्या क्या होता है इनकी बेटा बात करेंगे हम लोग अब। ठीक है, कि कैसे कौन कौन सी मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कहाँ से कितने जो है वो होते हैं मेंबर्स जो कि इलेक्ट करते हैं किसको बेटा, प्रेसिडेंट को करते हैं। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है बेटा, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, हाउसेस बोले तो दोनों सदन के आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा के भी मेंबर्स होंगे इसमें और राज्यसभा के भी मेंबर्स होंगे। और कितने कितने होते हैं बेटा, तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 543 मेंबर्स, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके कितने, 233 मेंबर्स, है ना। और टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो कितने मेंबर्स आ जाएंगे, 776 मेंबर्स, 776 मेंबर्स आपके जो है दोनों सदन से जो है लिए जाते हैं इनके इलेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा बेटा दूसरे जो मेंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, लिखेंगे द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, द elected members of state legislature assemblies of state, है ना। और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एमएलएस कहते हैं। जो इलेक्टेड एमएलएस होते हैं बेटा वो भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसके अलावा अगर हम लोग बेटा बात करें तो जो तीसरे मेंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी
elected member of Delhi and Puducherry legislative assembly, legislative असेंबली, है ना। तो इनके भी जो है जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो, ठीक है। बेसिकली ये पहले जो है आपका नहीं हुआ करता था, सिर्फ यही दो लोग जो है पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन इसको जो है बाद में ऐड किया गया था। और कैसे ऐड किया गया था, तो लिखोगे बेटा एडेड बाय 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। और ये कब हुआ था बेटा, तो ये हुआ था 1992 में। तो जो है इसको ऐड किया गया था। आ रही बात समझ में? तो इसको आप लोग लिखोगे, और अब हम लोग जो है जानेंगे बेटा किसके वोट की कितनी वैल्यू होती है ना। लोकसभा के मेंबर्स की कितनी वैल्यू होती है, राज्यसभा के मेंबर्स की कितनी वैल्यू होती है ना। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एमपी कहलाते हैं बेटा। और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो एमएलए कहलाते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर हम लोग बेटा बात करें वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी के वोट के वैल्यू की बात करें, तो ये आपका कैसे निकाला जाता है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज, टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज के जो भी जितनी भी वैल्यू है ना, डिवाइड कर देते हैं किससे बेटा, तो डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। टोटल मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जितने भी इलेक्टेड होंगे बेटा उनसे क्या कर दें, उससे जो है डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से आ जाता है क्या, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बेटा बात करें तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, तो एमएलए के वोट की बात कर, वैल्यू की बात करें तो ये कितना होता है, तो ये होता है बेटा टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट की जितनी जनसंख्या है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, टोटल मेंबर्स ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर्स लिखोगे, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लीजिए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के 100 मेंबर जो है क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। और एक स्टेट में जो है कितने हैं, मान लो कि 1 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका एमएलए के वोट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और जब वो वैल्यू आ जाएगी तो फिर जो है इसमें डाल देंगे, वो वैल्यू डिवाइड कर देंगे जितने भी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, है ना। तो इस हिसाब से जो है आपका आ जाता है। बहुत आसान है बेटा, कैलकुलेट कर लेना। मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई स्टेट है, कोई स्टेट में बहुत सीधा सा एग्जांपल दे रहे हैं, 10,000 लोग रहते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन, है ना। टोटल पीपल जो है 10,000 है। अब उस स्टेट में क्या होगा बेटा, उस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, है ना। उस लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं बेटा, वो मान लीजिए कितने हुए हैं, तो मान लीजिए 20 लोग हैं, इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 500। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। फिर बेटा एमपी का जब निकालेंगे तो एमपी का कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, तो एमएलए का वोट कितना आया, वैल्यू कितना आया 500। एमपी एमपी कितने जो है इलेक्ट हुए हैं, तो एमपी मान लो इलेक्ट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 10,
ठीक है, डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, इस हिसाब से जो है आपकी वोटिंग होती है। ठीक है, तो आपको समझने की नीड नहीं है कि क्या किया जाता है वहां पर, बस खाली ये आप लोग को पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूले से जो है कैलकुलेट होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। मूव करेंगे आगे की तरफ बेटा, और आर्टिकल 55 पे आते हैं। और आर्टिकल 55 की अगर बेटा बात करें तो ये क्या है, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो भी आपका इलेक्शन प्रोसेस होता है उसके बारे में जो है ये बताता है। हिंदी में लिखोगे बेटा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। और कौन सी विधि या कौन सा जो है प्रोसेस जो है फॉलो हम लोग करते हैं, तो ये आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। कंडक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है, और ये जो है ये जो प्रोसेस है ये कहाँ से जो है हम लोग ने लिया है, तो टेकन फ्रॉम आयरलैंड। टेकन फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड से जो है ये प्रोसेस हम लोगों ने लिया है। ठीक है, और कौन कंडक्ट कराता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो। और जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोसेस का नाम आप लोग लिखोगे, प्रोसेस है सिंगल ट्रांसफेरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफेरेबल सिंगल ट्रांसफेरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। ठीक है, या हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिखोगे एकल संक्रमणीय संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। ठीक है, तो इससे होता है, और किस पर होता है, तो बाय सीक्रेट बैलेट। म्यूट रखिए बेटा आप लोग अपने आप को। सीक्रेट बैलेट। ठीक है, तो ये आपका जो है आर्टिकल 55 है। प्रोसेस मैं फिर से बता दे रहा हूँ, प्रोसेस का नाम क्या है, सिंगल ट्रांसफेरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम या एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। और किस पर होता है बेटा, तो सीक्रेट बैलेट पेपर पे होता है ना। और इसी बैलेट पेपर पे ही जो है इलेक्शन की बात हो रही थी, किसकी, सीएम और पीएम की, जिसको जो है मना कर दिया गया था। और जो कौन सी मशीन है, ईवीएम, ईवीएम मशीन पे जो है वो आपका होता है। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है होता है वो किस पे होता है, वो सीक्रेट बैलेट पे होता है ना। आगे की तरफ जो है चलेंगे हम लोग, मूव करेंगे आगे की तरफ, और आर्टिकल 56 के बारे में जानेंगे। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो हटाएंगे इसको बेटा, और हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, टर्म ऑफ आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 की अगर बेटा बात करें तो ये क्या कहता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, या हिंदी में लिखोगे बेटा, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, तो कार्यकाल इसका कितना होता है, तो कार्यकाल इसका 5 साल होता है। 5 साल तक जो है एक राष्ट्रपति जो है रह सकता है, लेकिन इसे पहले भी हटाया जा सकता है। से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, इसे पहले भी हटाया जा सकता है, किस केस में, अगर उसकी डेथ हो जाए बेटा तब तो ऑलरेडी हट जाएगा वो। इसके अलावा बेटा रेजिग्नेशन कर दे, वो रिजाइन कर दे पद से, ठीक है, खुद ही रिजाइन कर दे तो भी जो है हट जाएगा। और ये रेजिग्नेशन किसको देता है बेटा, ये आपसे पूछा जाएगा।
तो रेजिग्नेशन एड्रेस करता है किसको, तो एड्रेस्ड टू वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को जो है ये रेजिग्नेशन जो है एड्रेस करता है। इसके अलावा जो थर्ड है बेटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कि अगर वो मेंटल हो जाए, ठीक है ना, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, मेंटली नॉट वेल हो, तो जो है उसको जो है वो हट जाएगा। और चौथा जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, महाभियोग कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है हिस्ट्री में कि ओनली गवर्नर जनरल, ओनली गवर्नर जनरल हु हैड बीन इम्पीच्ड, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है, हु हैड बीन इम्पीच्ड। तो आप लोग आराम से घर पर देखिएगा और इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा बेटा ये 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी काम कर सकता है ये, ठीक है, 5 वर्ष के बाद भी काम कर सकता है। he can work more than 5 years, ठीक है, he can work more than 5 years। कब होता है बेटा, तो अगर मान लीजिए आर्टिकल 352 के तहत, 352 के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, ठीक है, इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दी जाती है, तो फिर जो इसका कार्यकाल होगा वो बेटा बढ़ जाएगा, है ना। और तब तक प्रेसिडेंट काम करता रहेगा जब तक उसका कोई जो है उत्तराधिकारी, कोई सक्सीडर ना मिल जाए, ठीक है। और जैसे इमरजेंसी जो है डिक्लेयर होती है उसके बाद, आफ्टर इमरजेंसी, आफ्टर इमरजेंसी, इमरजेंसी के बाद बेटा 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी होता है। 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी होता है, ठीक है। तो जब तक इमरजेंसी रहेगी, मान लीजिए जो है उसका 5वां साल चल रहा था, कंप्लीट होने वाला था, उसी बीच इमरजेंसी लग गई, जब तक इमरजेंसी रहेगी बेटा तब तक जो है वो आपका काम करता रहेगा, ठीक है। और जैसे इमरजेंसी खत्म होती है वैसे ही जो है 6 मंथ के अंदर अंदर जो है क्या करवाना पड़ता है, इलेक्शन करवाना पड़ता है। 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना पड़ता है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ, और आर्टिकल 56 हो गया, आर्टिकल 57 की बेटा बात करेंगे। आर्टिकल 57 की बात करें बेटा तो यही एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन बताता है कि एक जो बंदा है वो कितनी बार जो है राष्ट्रपति के लिए जो है अपने आप को नामित करवा सकता है, री इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करता है। तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड टाइम जो है, अनलिमिटेड टाइम प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकता है बेटा, प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भर सकता है और प्रेसिडेंट बन भी सकता है। हालांकि अभी तक की जो है 2 बार से ज्यादा कोई प्रेसिडेंट बना नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार जो है बने थे, और उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया था, इसके बाद इन्होंने खुद ही जो है वो दे दिया था कि भैया अब मेरे को नहीं बनना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई जो है 2 बार से ज्यादा बना नहीं। लेकिन अगर बात करें हम लोग एलिजिबिलिटी की, क्या कोई जो है 2 बार बन गया, 3 बार बन गया, तो क्या 4 5 5 बार बन सकता है, 10 बार बन सकता है, हाँ भैया अनलिमिटेड टाइम जो है वो बन सकता है। आर्टिकल 57 ये जो है बताता है, ठीक है। आर्टिकल 57 ये बताता है ना। आते हैं बेटा हम लोग किस पे, आर्टिकल 58 पे, ठीक है।
आर्टिकल 58 पे हम लोग चले आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 58 के लिए टाइम नहीं बचा है तो मैं कुछ आप लोग को इसके एप्लीकेशंस के बारे में बता देता हूँ कि कैसे जो है अगर कोई जो है राष्ट्रपति बनना चाहता है तो कैसे जो है अप्लाई करेगा। तो अप्लाई करने के लिए बेटा उसको 15,000 की फीस डिपॉजिट करना पड़ेगा। 15,000 की फीस जो है क्या करनी पड़ती है, डिपॉजिट करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो जब इलेक्शन होता है तो अगर इसको 1/6 वोट जो है मिलते हैं, 1/6 इसको जो है वोट्स पोल आउट होते हैं, ठीक है, इसको मिल जाते हैं। तो अगर इसको जो है 1/6 वोट मिल जाते हैं टोटल वोट का, ठीक है, मान लो जो है 600 लोग थे, 600 लोगों ने जो है पोल पोल किया, 600 का 1/6 कितना हो जाएगा, 600 का 1/6 हो जाएगा 100। तो अगर कम से कम 100 वोट जो है उसको मिल जाते हैं तो उसको जो है 15,000 रुपये वापस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है, 100। हाँ, अरे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कम छह लोग जो है वोट देते हैं तो 1/6 600 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो अगर इतने लोग वोट देते हैं तो उसका जो 15,000 रुपये उसने जमा किया था वो क्या हो जाएगा, वो रिफंड हो जाएगा। और अगर नहीं पाता है बेटा, उसको 1/6 वोट जो है नहीं मिलते हैं तो 15,000 रुपये जो है रिफंड नहीं किया जाता है बेटा, रख लिया जाता है। ठीक है, नॉट रिफंडेड। हालांकि प्रेसिडेंट के लिए जो अप्लाई कर रहा है उसके लिए 15,000 तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा एप्लीकेशन करने के लिए कम से कम मिनिमम मिनिमम जो है 50 MPs जो है होने चाहिए, जो कि प्रपोज करने चाहिए, मतलब इसके सपोर्ट में होने चाहिए। ठीक है, और मिनिमम 50 MPs जो है आपके प्रपोजल में होने चाहिए और 50 MP जो है इसके सपोर्ट में होने चाहिए। तब जाकर जो है ये क्या कर सकता है, तब जाकर जो है ये अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो पहले जो सिक्योरिटी फीस हुआ करती थी वो 2,500 रुपये हुआ करती थी और अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है बेटा, 15,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आर्टिकल 58 से आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, ये जो पार्ट 5 है बेटा, पार्ट 5 में लगने वाला है टाइम। ठीक है, पार्ट 5 में लगेगा अच्छा खासा समय। आर्टिकल 58 से जो है हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर। आर्टिकल 58 क्या कहता है, तो आर्टिकल 58 ये कहता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, निर्वाचन के लिए भैया आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये जो है बताता है आर्टिकल 58। और ये क्या क्वालिफिकेशन है बेटा, तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहली बात तो। दूसरा बेटा, he should have completed 35 years of old age, he should have completed 35 years of age, 35 साल के की आयु जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। और थर्ड जो है बेटा उसे हम लोग कहते हैं ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोक सभा, एज अ मेंबर ऑफ लोक सभा, मेंबर ऑफ लोक सभा। ठीक है, फोर्थ की अगर बेटा बात करें तो ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, अंडर गवर्नमेंट।
तो गवर्नमेंट के अंडर जो है कोई भी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 58 कहता है, ठीक है। बाकी इसके एप्लीकेशन मैंने आप लोग को बताया था कि ये कैसे जो है एप्लीकेशन जो है दे सकता है, एप्लीकेशन बोले तो कैसे जो है ये अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कैसे ये अप्लाई कर सकता है। तो इसको 15,000 रुपए जो है जमा करने होते हैं। इसके बाद अगर इसको 1/6 वोट मिलते हैं टोटल वोट्स में से, तो इसके जो 15,000 रुपए हैं वो रिफंड हो जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो 15,000 रुपए रिफंड नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा 50 एमपीज होने चाहिए इनके इसके प्रपोजल में, और 50 जो है एमपी सपोर्ट में होने चाहिए। तो अगर बेटा ये जो है कंडीशंस को फॉलो करता है तो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए जो है वो क्या होता है, वो काबिल हो जाता है। सबसे आ रही बात समझ में आप लोग को? चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ हम लोग बेटा। और एक चीज और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा जो है आपका किसके हिसाब से होता है, तो ये पूरा जो है पॉपुलेशन के हिसाब से होता है कि 50-50 होने चाहिए, ठीक है। तो 1971 में जो जो भी आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, उसी के हिसाब से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है उस समय जो भी आपके पॉपुलेशन थे 2001 में, उसके हिसाब से ही जो है अभी तक होता है। यानी कि 2001 से लेकर अभी तक जो है इसे क्या किया गया है, इसे फिक्स कर दिया गया है। आ रही बात समझ में? और कब तक फिक्स किया गया है, तो 2026 तक की जो है इसे फिक्स कर दिया गया। और किसकी पॉपुलेशन पे होता है, तो 2001 में जो पॉपुलेशन थी बेटा हम लोग की, उसके हिसाब से जो है होता है टिल 2026। यानी कि 2026 जब आएगा तो फिर से जो है पॉपुलेशन में चेंज होगा, और 50 एमपी से कहो बढ़ जाए, ठीक है, या कहो कम हो जाए, ठीक है। अभी तो सिर्फ 50 एमपी जो है सपोर्ट में होने चाहिए। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग, और आर्टिकल 59 क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 59 क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। मैं आप लोग को अनम्यूट जो है कर देता हूं। अब आप लोग जब भी जो है वो क्या कहते हैं उसे पूछना होगा तो एक बार आप लोग हैंड रेस करिएगा, है ना। फिर जो है आप लोग आराम से जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने राइट दे रखा है, बट पहले कोशिश करिएगा कि हैंड रेस करें, ठीक है। फिर तो इसको लिख लीजिए आप लोग, और आर्टिकल 59 जो है हेड डालिए। आर्टिकल 59, और आर्टिकल 59 क्या कहता है बेटा, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस की क्या कंडीशन होंगी, या राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें, राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें। राष्ट्रपति कार्यकाल की क्या होंगी बेटा, कुछ शर्तें होंगी। ठीक है, ये आपका जो है आर्टिकल 59 में आता है। और क्या शर्तें हैं बेटा, उनकी बेटा बात करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे बेटा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नेवर बी द मेंबर ऑफ ईदर ऑफ हाउस। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नेवर बी द मेंबर ऑफ ईदर ऑफ हाउस। ईदर ऑफ हाउस का मतलब क्या है बेटा, कि दोनों जो सदन है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उनका मेंबर जो है प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो हिज सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। हिज सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। मतलब जब जब तक इसका कार्यकाल चलता रहेगा, है ना,
तब तक जो है इसकी सैलरी को जो है क्या नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले बेटा इसकी सैलरी कितनी हुआ करती थी, तो इनकी सैलरी 1.5 लाख हुआ करती थी, और 1.5 लाख से जो है इंक्रीज करके जो है कब किया गया था इंक्रीज, तो 2018 में किया गया था, और अभी कितना कर दिया गया है, तो अभी बेटा 5 लाख पर मंथ कर दिया गया है, 5 लाख रुपए पर मंथ जो है कर दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग दिव्या। इसके अलावा बेटा इसको और क्या जो है मिलेगा, तो ही विल बी एंटाइटल फॉर गवर्नमेंट रेजिडेंट, गवर्नमेंट का घर मिलेगा बेटा इसे, ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर गवर्नमेंट रेजिडेंस, फॉर गवर्नमेंट रेजिडेंस एंड ट्रैवल अलाउंस, एंड ट्रैवल अलाउंस। तो ट्रैवल अलाउंस और गवर्नमेंट रेजिडेंस जो है इसको मिलेगा, और इसका जो कार्यालय होना चाहिए, कार्यालय यानी कि जो भी आपका जहां पर ये काम करता है, कार्यालय, वो किसके पास होना चाहिए, तो मस्ट बी नियर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो है नजदीक होना चाहिए, क्या इसका कार्यालय होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 59 ये कहता है। चलिए फटाफट जो है आप लोग लिखेंगे इसे, फटाफट इसे लिख लीजिए आप लोग, और देन जो है हम लोग आर्टिकल 60 की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे, आर्टिकल 60 की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे। चलिए, अगर नहीं हुआ हो तो बता दीजिए, मैं दोबारा लगा लेता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप लोग को कुछ पूछना होगा तो आप लोग अपना हैंड रेस करेंगे, उसके बाद मैं अनम्यूट कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि हिंदी में जैसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ, ठीक है। तो आर्टिकल 60 जो है राष्ट्रपति की जो ओथ है या जो शपथ है बेटा, वो जो है बताता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि भैया ये फेथफुली जो है एग्जीक्यूट करेगा अपने ऑफिस को, ठीक है, प्रोटेक्ट और डिफेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने ओथ में क्या क्या कहता है वो बता रहा हूँ मैं, है ना। टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब आपका कहता है। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये ओथ जो है इसका कौन लेता है, तो लिखेंगे बेटा ओथ ऑफ प्रेसिडेंट is administered by कौन लेता है बेटा, तो बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो चीफ जस्टिस हैं बेटा वो जो है लेते हैं, और अगर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है ना, तो फिर जो है कौन लेगा बेटा, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा यहाँ का वो लेगा, ठीक है। हाँ, तो लिखोगे बेटा इन एब्सेंस ऑफ सीजेआई का मतलब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा, तो ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय सीनियर मोस्ट जज ऑफ
सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो जो है ओथ को एडमिनिस्टर करेगा। और अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि अभी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो जल्दी से बेटा आंसर दीजिए कि कौन है बेटा अभी जो है सीजीआई। जल्दी से जो है कमेंट करके बताइए बेटा कि कौन है अभी करंट के जो है सीजीआई कौन है। तो इनका नाम क्या है बेटा, तो इनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ जो है नाम है, जो कि 49th जो है प्रेसिडेंट आपके बने हैं, ठीक है ना। 49th नहीं सॉरी 50th जो है प्रेसिडेंट बने हैं, 50वें जो है प्रेसिडेंट बने हैं। 49th प्रेसिडेंट को क्या किया है इन्होंने, रिप्लेस किया है, ठीक है, याद रखना। चलो बेटा, तो ये था बेटा आर्टिकल 60 और आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक की तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल लिखोगे बेटा आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा आर्टिकल 61, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है बेटा उसकी बेटा बात करेंगे, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है। तो देखो बेटा द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने इसके ऑफिस से जो इसे हटाया जा सकता है, किससे जो है प्रोसेस से, तो इसी प्रोसेस को हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं। और किस केस में बेटा, तो फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का ये वायलेशन करता है बेटा, ठीक है, तो इसको जो है इसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ये कहां से शुरू किया जाता है, किस हाउस से शुरू करते हैं बेटा, तो लिखना स्टार्ट करोगे आप लोग। द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड, द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड by either house of parliament, by either house of parliament। इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है, किसी भी जो है सदन से हम लोग इम्पीचमेंट का या महाभियोग का प्रोसेस जो है शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो चार्जेस होंगे बेटा कम से कम आपके 1/4 मेंबर के द्वारा जो है साइन किए हुए होने चाहिए, ठीक है, तब तो जो है ये चार्जेस जो है माने जाएंगे कि हाँ सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बेटा दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय, दीज चार्जेस should be signed by 1/4 members of house। जो जिस भी सदन में जो है ये आपका चार्ज स्टार्ट हो उसमें के 1/4 मेंबर्स यानी कि 25% मेंबर्स का जो है उस पर सिग्नेचर होना चाहिए कि हाँ सही है। और उसके बाद बेटा इनको 14 दिन का जो है नोटिस दिया जाता है, एंड 14 days notice should be given to the president, should be given to the president, to the president, ठीक है। तो जब चार्जेस आपके जो है लगाए जाते हैं तो किसी भी सदन से, मान लो जो है राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन से जो शुरू किए गए, तो उसमें के 25% मेंबर जो है उस पर साइन किए कर देते हैं, कर दें अगर, तो इनको जो है 14 दिन का जो है क्या दिया जाता है बेटा, नोटिस पीरियड दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, लिखेंगे बेटा आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड, आफ्टर द impeachment resolution is passed,
तो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जब जो है आपका पास किया जाता है तो इसमें जो है आपका मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, कितने बेटा, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, है ना। जिस भी हाउस से जो है आपका स्टार्ट किया गया उसके कम से कम 1/4 मेंबर्स होने चाहिए, फिर जाकर जो है आपके इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन क्या किया जाता है, पास किया जाता है। उसके बाद बेटा 2/3 मेंबर जो है उस सदन के जो है इस पे राजी होने चाहिए, समझ गए आप लोग। और अगर 2/3 लोग, 2/3 का मतलब क्या हो गया बेटा, 2/3 आपका हो गया 200/3 यानी कि 66.67, यानी कि लगभग लगभग 67% लोग जो है आपके जब जो है इनके खिलाफ जो है साइन करते हैं तो फिर जो है ये जो रेजोल्यूशन है वो दूसरे सदन में जाता है। मान लो ये लोकसभा में जो है पास हुआ तो लोकसभा के लोग जो है एग्री हो गए कि हाँ भैया हटाना चाहिए, तो इसके बाद जो है ये आपका कहाँ पर जाता है, ये रेजोल्यूशन जो है जाता है आपका दूसरे हाउस में, ठीक है, दूसरे हाउस में जाता है, ठीक है। और अदर हाउस में भी जो है आपका यही होता है, रेजोल्यूशन पास किया जाता है और इसमें भी जो है 2/3 जो है मेंबर्स जो है एग्री होने चाहिए इनके इम्पीचमेंट से, ठीक है, दूसरे हाउस में यानी कि अदर हाउस में। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है, ये कंडीशन और ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो बेटा क्या होता है, तो जो है प्रेसिडेंट को उसके पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। देन प्रेसिडेंट stands removed from his office, stands removed from his office, ऑफिस से जो है क्या किया जाता है, इसे हटा दिया जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, आर्टिकल 62, आर्टिकल 62। चलिए आर्टिकल 62 क्या कहता है उसकी बेटा बात कर लेते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 62 क्या कहता है बेटा, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, टाइम ऑफ होल्डिंग election, time of holding election to fill vacancy, to fill vacancy in the office of president, in the office of president। कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जो है जैसे मान लीजिए जो है प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है या प्रेसिडेंट पागल हो जाता है या मर जाता है तो कितनी समय बाद जो है इसको फिल कर देना चाहिए, कितने देर के अंदर जो है फिल कर देना चाहिए, ठीक है। तो चाहे एक्सपायरी हो जाता है या रेजिग्नेशन हो जाता है या जो है इम्पीचमेंट से जो उसे हटा दिया जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो जो भी हो बेटा उस केस में क्या होता है, उस केस में बेटा एनी डिले इन कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट बाय एनी रीजन और द ऑनगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड। कहने का मतलब क्या है बेटा, कोई भी जो है डीले जो है नहीं जो है करना चाहिए और तुरंत के तुरंत जो है क्या करवाना चाहिए बेटा, इलेक्शन करवा देना चाहिए। और ये कितने मंथ के अंदर हो जाना चाहिए, तो 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए, 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। और इस बीच जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है बेटा, वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारा है बेटा वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह जो है काम करता है। आ रही बात समझ में आप लोग को। और अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी जो है इस समय जो है अवेलेबल नहीं है तो फिर जो है आपका कौन काम करेगा, तो फिर जो है काम करता है बेटा सीनियर मोस्ट जज,
ठीक है ना। तो अगर इन एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना, इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर बेटा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो वो बेटा प्रेसिडेंट की तरह जो है एक्ट करता है। आ रही बात समझ में आप लोग को? तो ही एक्ट्स लाइक प्रेसिडेंट, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है बेटा, ये आपका वाइस प्रेसिडेंट जो है ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करता है, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 65 के तहत जो है ये आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह जो है क्या करता है, वर्क करता है, कार्य करता है। ठीक है, अभी प्रेसिडेंट आपका खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, हेडिंग डालोगे बेटा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास कई सारी जो है पावर्स हैं, उनकी बेटा बात करेंगे हम लोग। इसको हटा रहा हूं मैं। तो इंपॉर्टेंट पावर्स हम लोग कर लेंगे 5 मिनट में। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 77 क्या कहता है? आर्टिकल 77 ये कहता है, हालांकि हम लोग को प्रेसिडेंट में 52 से 62 तक पढ़ना होता है, लेकिन इसकी पावर जो है कई सारे आर्टिकल्स तक की फैली हुई है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन इज रन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन रन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ही नाम पर जितना भी प्रशासन है बेटा ये चलाया जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपका अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट से। पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। पीएम जो है प्रेसिडेंट के द्वारा क्या होगा, अपॉइंट होगा। एक तो ये पावर है बेटा। इसके अलावा बेटा ही नॉमिनेट्स 12 members of the Rajya Sabha and 2 members to Lok Sabha, 2 members to Lok Sabha from Anglo-Indians, जिसे जो है अभी हाल ही में क्या किया गया है बेटा, हाल ही में समाप्त कर दिया गया। तो ये जो 2 मेंबर्स और ये जो 12 मेंबर्स हैं, इसे अब क्या किया गया है बेटा, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसी के पावर में आर्टिकल 53 का क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है? वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस का जो है ये क्या कहलाता है, ये हेड कहलाता है। इसके अलावा बेटा पार्लियामेंट कैन मेक्स लॉ रिलेटेड टू द डिफेंस। तो पार्लियामेंट जो है लॉ आपका जो है बनाता है डिफेंस से रिलेटेड, लेकिन प्रेसिडेंट जो है आपका मिलिट्री फोर्सेस का क्या है बेटा, हेड है। ठीक है, आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, और यही जो है अपॉइंट क्या करता है, लिखेंगे ही अपॉइंट्स the ambassador of Indian embassy, the ambassador of Indian embassy, इंडियन एम्बेसी का जो आपका दूतावास होता है या जो एम्बेसडर होता है बेटा, उसको जो है यही अपॉइंट करता है। ठीक है, यही जो है अपॉइंट करता है।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसी के पास क्या होती है, स्पेशल पावर होती है बिल पर। वी हैव स्पेशल पावर्स ऑन बिल्स। तो बिल्स पर जो है इसके पास क्या होती है, स्पेशल पावर होती है। जैसे बेटा V2 पावर, V2 पावर मैं आप लोग को आगे जो है क्लास में जो है समझाऊंगा क्या होता है V2 पावर। अभी बस जो है आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। व्हाट इज वीटी पावर, जो विशेष अधिकार होते हैं बेटा प्रेसिडेंट के बाद, ये जो है आप लोग को आगे समझाया जाएगा। इसके अलावा बेटा प्रेसिडेंट के ही पास ऑर्डिनेंस जारी करने की जो है क्षमता होती है। देखेंगे बेटा आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत बेटा प्रेसिडेंट के पास जो है कौन सी पावर है, तो ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर है, ऑर्डिनेंस पावर है। ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, टेम्पोरेरी लॉ। टेम्पोरेरी लॉ या टेम्पोरेरी कानून जो है ये बना सकता है। आ रही बात समझ में। इसके अलावा बेटा इसके पास क्या है, इसके पास पावर ऑफ पार्डन है। पार्डन का मतलब क्या है बेटा, किसी को भी ये क्षमादान जो है दे सकता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 72 के तहत। फटाक से लिख लो बेटा, टाइम जो है खत्म होने वाला है। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अगर नहीं लिखे हैं तो। हाँ, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और ग्रुप पे जो है इन्फॉर्म करते हैं कि नेक्स्ट क्लास होगी कि नहीं होगी। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे।